बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो अकम्प्लिस के बारे में है। अकम्प्लिस कौन है, क्या इसकी गवाही काबिल कबूल है या नहीं है, और हुदूद केसेस में इसकी गवाही वो किस तरह है, और जनरल केसेस में इसकी गवाही वो किस तरह है। सबसे पहले कि ये अकम्प्लिस है कौन। अकम्प्लिस के साथ जो हमारा रेलेवेंट लॉ है वो कौन सा है। आर्टिकल 16 है और आर्टिकल 129 बी है। क्रॉस रेफरेंस में हम आर्टिकल 43 का भी इसमें ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि वो एग्जामिनर के लिए थोड़ी सी टेक्निकल बन जाएगा, तो हम उसको सिंपल फॉर्म की तरफ लाते हैं। पहले कि ये अकम्प्लिस है कौन, अकम्प्लाइज कह लें, अकम्प्लिस कह लें, ये है कौन। तो उर्दू में जो मैंने इसके लिए एक लफ्ज़ लिख दिया, क्या है, शरीके जुर्म, मतलब गिल्टी एसोसिएट ऑफ एनी क्राइम। जो बंदा किसी जुर्म में एसोसिएट है, लेकिन खाली एसोसिएट नहीं है, मैंने एसोसिएट ऑफ क्राइम नहीं लिखा, क्या लिखा है, गिल्टी एसोसिएट ऑफ क्राइम। गिल्टी एसोसिएट क्या है कि जो उस बदनीयती के साथ, जो उस रॉन्ग इंटेंशन के साथ, मेंस रिया के साथ उस जुर्म में एसोसिएट होता है, वो है आपका अकम्प्लिस। तो चाहे वो कोई सा भी रोल प्ले करे, डायरेक्ट रोल प्ले करे या इनडायरेक्ट रोल प्ले करे, वो रोल उसका माइनर हो या वो रोल उसका मेजर हो, उसको हम गिल्टी एसोसिएट कहते हैं। कि एक ऐसा शख्स जो शरीक जुर्म रहा हो, जुर्म में किसी भी हवाले से शामिल रहा हो। बेसिकली अगर मैं इसकी काइंड्स की बात करूं तो हमारे पास गिल्टी एसोसिएट की 3 काइंड्स आती हैं। एक होता है असेसरी बिफोर क्राइम, अगर हम इसकी काइंड्स की बात करें तो एक है असेसरी बिफोर क्राइम, एक है असेसरी उसका प्रिंसिपल ऑफेंडर, and the third kind is accessory after crime। ये जनाब 3 काइंड्स हैं हमारे पास, किसकी, शरीक जुर्म की या अकम्प्लिस की। असेसरी के लिए अगर मैं सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ आपको इसकी सारी समझ आ जाएगी, और वो सादा लफ्ज़ क्या है, सहूलत कार। सुनते हैं ना जनाब के मुजरिमों के सहूलत कार पकड़े गए, तो ये सहूलत कार कौन होते हैं, किसी जुर्म में फैसिलिटेट करने वाले, उनको सहूलत पहुंचाने वाले। कौन से लोग, जुर्म से पहले किसी को रिहाइश देना, असलहा देना, गाड़ी देना, ताकि वो जुर्म कर सके। और प्रिंसिपल ऑफेंडर जो असल में जाकर वो जुर्म कमिट करते हैं, और असेसरी आफ्टर क्राइम जो जुर्म के बाद उनको भागने में, पुलिस से बचने में मदद करते हैं, उनको असलहा देते हैं, छुपाते हैं, ये असेसरी आफ्टर क्राइम होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सब के सब इस जुर्म में शामिल हैं और इनको पता है कि जुर्म कमिट हो रहा है, ऑल ऑफ देम विल बी कॉल्ड द अकम्प्लिस। अब अकम्प्लिस के बारे में कि क्या अकम्प्लिस का बयान काबिल कबूल है या नहीं है, तो अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसी ऑफ अकम्प्लिस एज विटनेस, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ अकम्प्लिस एज विटनेस, इसके हवाले से हमारे पास आता है आर्टिकल 16। और आर्टिकल जो 16 है वो बड़े ब्रॉडर व्यू के अंदर जनरली ये कहता है कि ना सिर्फ एक अकम्प्लिस इज कॉम्पिटेंट विटनेस, बल्कि ये भी कहता है कि इवन कन्विक्शन बेस्ड अपॉन अनकॉरोबोरेटेड testimony of accomplice is not illegal। आर्टिकल 16 ना सिर्फ अकम्प्लिस को कॉम्पिटेंट विटनेस करार देता है, बल्कि कहता है कि जनाब अगर किसी अकम्प्लिस के बयान पर बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर कॉरोबोरेशन के भी सज़ा दे दी जाए तो वो इल्लीगल नहीं होगा। इतना इख्तियार आर्टिकल 16 ने किसको दे दिया, आर्टिकल 16 ने कोर्ट को दे दिया कि कोर्ट किसी भी अकम्प्लिस का बयान ले सकता है। लेकिन जब हमने कहा साथ ही, तो उसने कहा कि एक बात जहन में रखें,
जो कॉम्पिटेंसी ऑफ अकम्पलिस इन हुदूद है ना, वो नहीं है कॉम्पिटेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि हुदूद में तज़कियत शहूद होना चाहिए और अकम्पलिस का तज़कियत शहूद नहीं है, लिहाजा जो आपका अकम्पलिस है वो हुदूद के केसेस में तो नॉट कॉम्पिटेंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक हमारे पास प्रिजम्पशन आ गई, और वो प्रिजम्पशन क्या आई? प्रिजम्पशन आई आर्टिकल 129B के अंदर। आर्टिकल 129B ने कहा, क्या कहा? 129B कहता है कि जो अकम्पलिस है इज नॉट ट्रस्ट वर्दी ऑफ क्रेडिट। मतलब कि ये जो शरीक जुर्म है ये एतमाद के काबिल नहीं है जनाब। क्यों एतमाद के काबिल नहीं है? क्योंकि ये शख्स दर हकीकत है झूठा, इसने झूठ बोला है या इसने जुर्म किया है। इनफैक्ट इसने क्या किया अकम्पलिस ने? क्योंकि अकम्पलिस ने जुर्म कमिट किया है, लिहाजा अकम्पलिस जो है वो एतमाद के काबिल नहीं है, तो इस शख्स के बयान के ऊपर एतमाद कोर्ट को नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर इस शख्स के बयान पर एतमाद नहीं करना चाहिए तो अदालत को कोरोबरेशन कर लेनी चाहिए। अदालत को क्या कर लेना चाहिए? कोरोबरेशन। अब एक मसला बन गया। मसला क्या बन गया? आर्टिकल 16 ने कहा कि कोरोबरेशन की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल 129B ने कहा कि यह एतमाद के काबिल नहीं है, इसकी क्या कर लें आप? कोरोबरेशन कर लें। और जब दोनों में कन्फ्लिक्ट आया तो इसकी तशरीह इस तरह हुई कि अगर अदालत चाहे तो बग़ैर तस्दीक के बयान पर सज़ा दे सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि अदालत क्या करे? उसकी क्या करे? तस्दीक करे। तो ये जो तस्दीक करने का रूल है ये बाद में बन गया रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ एविडेंस क्या है? कि बयान पर सज़ा हो सकती है, और रूल ऑफ प्रूडेंस कहता है कि नहीं, कोरोबरेशन ज़रूरी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हाँ जनाब कोरोबरेशन ज़रूरी है, कोरोबरेशन के ख़िलाफ़ आप कोई भी बयान नहीं दे सकते, इसमें तस्दीक करना ज़रूरी है। 1994 SCMR 932, 1994 SCMR 932 ये केस ला है। क्या कहता है? इन केसेस ऑफ एन ऑफेंस which entails punishment of ta'zir, testimony of accomplice is admissible and furnishes the basis for conviction provided it is corroborated in material particulars। तो इस केस लॉ ने कहा कि नो डाउट जो कन्विक्शन है कैन बी बेस्ड ऑन टेस्टिमनी ऑफ accomplice, but it needs material corroboration। लेकिन इसको तस्दीक की ज़रूरत है। तो क्या हुआ कि आर्टिकल 16 पीछे चला गया और 129B की तरह आ गया, आगे आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 129B के ऊपर जजमेंट्स दी कि भाई अदालत को चाहिए कि जब भी किसी अकम्पलिस के बयान पर कोई कन्विक्शन करे तो उसकी कोरोबरेशन कर ले, बग़ैर कोरोबरेशन के तस्दीक ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि वो एतमाद के काबिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जुर्म में शामिल रह चुका। अगर वो इतना अच्छा होता तो वो जुर्म करता ही ना। अगर वो जुर्म में शामिल रह चुका है तो फिर अच्छा ये अकम्पलिस, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आगे चल के ना एक जहन में रखें। अकम्पलिस के कंसेप्ट के साथ हमने CRPC में एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है अप्रूवर का, 337 का। अकम्पलिस के हवाले से तो आर्टिकल 43 एप्लीकेबल है, जो कहता है कि को अक्यूज़ अगर जुर्म करेंगे और एक बंदा अगर इकबाल जुर्म कर भी ले तो वो उसके लिए कन्फेशन है और बाकी लोगों के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर किसी को सज़ा नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा? फिर उसने कहा कि जब कोई अकम्पलिस अदालत से अप्रूवर बनेगा, वादा माफ़ गवाह जिसको अदालत कबूल करेगी, वो शख्स उसके बयान पर सज़ा दे सकते हैं आप। अकम्पलिस के बयान पर सज़ा नहीं होती। अकम्पलिस को अप्रूवर बनाने के बाद फिर सज़ा होगी, जनरल सज़ा नहीं होगी। तो अप्रूवर कौन हो गया? अप्रूवर हो गया वादा माफ़ गवाह। तो अप्रूवर के बयान पर सज़ा हो सकती है, जनरल उस बयान पर जो सज़ा है वो आपकी नहीं हो सकती। तो उसके बाद कुछ और चीज़ें जो इसमें ज़रूरी हैं। अच्छा, कुछ होते हैं होस्टाइल और ट्रैप विटनेस। अब ये होस्टाइल और ट्रैप विटनेस कौन होते हैं? ये जो होस्टाइल और ट्रैप विटनेस होते हैं ये आपके ऐसे गवाहान होते हैं कि जो
अकम्पलिस की डेफिनेशन पर तो आते हैं पर ये अकम्पलिस नहीं होते। क्या मतलब हुआ? सफ़ेद वर्दी वाले अहलकार ये कौन होते हैं? ये मुजरिमों के साथ मिल जाते हैं, गुरोहों के साथ मिलकर, मुजरिमों के गुरोहों के साथ मिलकर क्या करते हैं? गुरोहों के साथ मिलकर जनाब ये लोग जो हैं वो जुर्म करते हैं, जुर्म में शामिल होते हैं। लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो ये उन मुजरिमों को क्या करते हैं? पकड़वा देते हैं। अक्सर आप सुनते हैं ना कि जनाब वो आज दहशत गर्दों की फ़लाँ किस्म के लोग दाखिल हो गए हैं और दहशत गर्दी, तो ये कौन इत्तला देता है? ये वो लोग होते हैं जो दहशत गर्दों के गिरोहों में शामिल हो जाते हैं और उनकी इत्तलात हम तक पहुँचाते हैं, लेकिन अपना एतमाद बनाने के लिए उनके साथ मिलकर ये लोग जुर्म भी करते हैं। ये बाज़ आपने देखा होगा कि अगर किसी को करप्शन, कोई अगर अफसर करप्शन लेता है, वो रिश्वत लेता है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले जाते हैं एंटी करप्शन के पास और प्रॉपर उनको अपने नोट्स के नंबर नोट करवाते हैं कि या ना भी ये नोट्स के नंबर नोट कर लें, उसने मुझसे रिश्वत मांगी है, मैं फ़लाँ टाइम पर रिश्वत देने जाऊँगा। ये नहीं कि आप उसको पैसे दें, अगर वो मान ले तो ठीक, ना माने तो आप शोर मचाएं कि जनाब ये रिश्वत होगी, करप्शन होगी। वो उस वक्त होता है कि पहले आप आएंगे, आप आकर एंटी करप्शन को बताएंगे, नोट्स के नंबरिंग लगवाएंगे, फिर जाकर उसको नोट वो देंगे। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका ऑनेस्ट ट्रैप विटनेस। बेसिकली तो रिश्वत देने वाला भी मुजरिम है। आर्टिकल 109 PPC सेक्शन कि जो बंदा किसी को रिश्वत देता है वो भी क्या है? अबैटमेंट में उसका मुजरिम बनता है, लेने वाला देने वाला दोनों मुजरिम हैं। लेकिन ये उसको ट्रैप करने जा रहा है, तो ये अकम्पलिस या शरीक जुर्म नहीं होगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा? ये ऑनेस्ट ट्रैप विटनेस कहलाएगा। तो जो लोग ये जासूस होते हैं या सफ़ेद वर्दी वाले एहलकार होते हैं, ये ऑनेस्ट ट्रैप विटनेस कहलाते हैं। ये लोग, इनको हम ये नहीं कहते कि जनाब ये मुजरिम हैं या मुजरिमों के साथी हैं, ना ये मुजरिम है ना ये मुजरिमों के साथी हैं। तो अकम्पलिस के बारे में, अकम्पलिस कौन है? जनाब शरीक जुर्म है। क्या अकम्पलिस, इसके बयान पर किसी को सज़ा हो सकती है? आर्टिकल 16 ने कहा बिल्कुल जनाब, अकम्पलिस के बयान पर किसी भी शख्स को सज़ा हो सकती है और उसको कॉरोबरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 129B ने क्या कहा? उसने कहा कि जनाब सज़ा से पहले ज़रूरी है कि आप तस्दीक कर लें। आप क्या कर लें? उसकी तस्दीक कर लें। तस्दीक क्यों कर लें? क्योंकि ये बंदा एतमाद के काबिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने जुर्म किया, लिहाजा ये बंदा एतमाद के काबिल नहीं है। हुदूद केस में किसी भी अकम्पलिस की गवाही नहीं हो सकती। वजह क्या है? क्योंकि हुदूद केस में तज़किया शहूद की ज़रूरत होती है और इसका तज़किया अल शहूद नहीं है। और आर्टिकल 43 और 16 में थोड़ा सा फ़र्क है। 16 कहता है कि अकम्पलिस के किसी भी बयान पर सज़ा हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 43 कहता है, उसने कहा आर्टिकल 16 ने कि कॉरोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 43 ने कहा कि जब कोई शख्स अपने साथ को अक्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई भी बयान देता है कि हमने जुर्म किया, तो इस बयान पर को अक्यूज़ को सज़ा नहीं हो सकती जब तक कॉरोबरेशन ना हो जाए, क्योंकि वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, तो कॉरोबरेशन की ज़रूरत है। तो लॉ में कुछ कन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि अकम्पलिस इज़ अ कम्पीटेड विटनेस अंडर आर्टिकल 16। उसके अनकॉरोबरेटेड बयान पर दी गई सज़ा इलीगल नहीं होगी, लेकिन अगर 129B के मुताबिक कॉरोबरेशन की जाए तो बेहतर है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डिसाइड कर दिया कि कॉरोबरेशन अब ज़रूरी है। तो ये रूल ऑफ प्रूडेंस हो गया कि कॉरोबरेशन करना ज़रूरी है। आर्टिकल 16 रूल ऑफ एविडेंस बैक पे चला गया और आर्टिकल 129B किधर आ गया? फ्रंट पे आ गया।